डॉक्टर साहब, मैं जफरुद्दीन पत्रकार बात कर रहा हूं सर, फिरोजपुर झिरका से। और डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक पेशेंट आता है गायनी में और डिलीवरी के लिए या जो भी मामला था, और उसको लेके वहीं से तुरंत डॉक्टरों की टीम उसको बहुत जल्दी जो है नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हैं। तो सर, ये क्या मामला था डॉक्टर साहब? हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक प्रेग्नेंट फीमेल थी जिसका हीमोग्लोबिन 3.5 ग्राम था जी, और ऑक्सीजन सेचुरेशन 35% थी जी, जैसा कि हमारे गायनी के डॉक्टरों ने और बेहोशी के डॉक्टरों ने मुझे बताया जी। और पेशेंट जब हॉस्पिटल में लैंड की तो उस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी और वो लंबे लंबे सांस ले रही थी, जिसको डॉक्टरों की भाषा में गैस्पिंग कंडीशन कहा जाता है जी। मतलब गैस्पिंग मींस जैसे आदमी बिल्कुल समझ लो कि मौत के नजदीक होता है, उस समय आदमी लंबे लंबे सांस लेना शुरू करता है जी। और 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन जहां पे होनी चाहिए वहां पे सिर्फ 35% ऑक्सीजन सेचुरेशन पे था पेशेंट जी। तो हमारे डॉक्टरों की टीम ने तुरंत प्रभाव से बिना देर किए हुए उस पेशेंट को बेहोशी के डॉक्टरों ने और गायनी वालों ने सबने मिलकर अच्छे से मैनेज किया और उसको इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट का मतलब होता है कि हम उसके सांस के रास्ते में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से फेफड़ों तक जा सके, उसके लिए एक ट्यूब डालते हैं जी, जिसको इंट्यूबेशन कहा जाता है। तो पेशेंट को इंट्यूबेट करने के बाद और जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो गया, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन इंप्रूव हो गई, फिर हमने तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस में पेशेंट को शिफ्ट करा के और क्योंकि उसको आईसीयू की सख्त जरूरत थी जी, और मांडीखेड़ा में आईसीयू की सुविधा शुरू नहीं है अभी जी, तो वेंटिलेटर का सवाल नहीं था इसमें। जिस तरीके से मैंने सुना कि लोग बार बार वेंटिलेटर का जिक्र कर रहे थे जी, तो खाली वेंटिलेटर मरीज की जान बचाने के लिए आवश्यक तो था, पर ऐसा नहीं है कि अगर वेंटिलेटर होता तो हम पेशेंट को यहाँ मैनेज कर लेते जी। उसको आईसीयू की जरूरत थी और आईसीयू एक ऐसा अलग से डिपार्टमेंट होता है जी, जिसकी कार्य प्रणाली आम वार्ड से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ किसी की एंट्री या एग्जिट आम आदमी का नहीं होता है जी, वहाँ सिर्फ डॉक्टर, स्टाफ नर्स और मरीज ही आईसीयू के अंदर होते हैं जी, और वहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई होती है जी, तो उसकी मॉनिटरिंग लगातार वहाँ पे होती रहती है। बाकायदा हर एक पेशेंट के लिए अलग से मॉनिटर होता है। जी, तो हमारे यहाँ से जब एम्बुलेंस गई तो उसके साथ एक बेहोशी का डॉक्टर साथ गया जी, और एक गायनी की डॉक्टर साथ थी जी, ताकि रास्ते में भी ये इंश्योर किया जा सके कि पेशेंट सही सलामत बिल्कुल एकदम जीवित अवस्था में अस्पताल पहुंच जाए और नल्हड़ जाके पेशेंट को बाकायदा आईसीयू में शिफ्ट किया गया जी, और उसको वहां पे ऑक्सीजन पे पेशेंट को शिफ्ट करा के और पेशेंट जब बिल्कुल ठीक हालत में वहां करके तब वो एम्बुलेंस वापस आई है। तो पूरा मसला ये था। तो इसमें ये कहना कि भाई वेंटिलेटर नहीं था, जी वो वेंटिलेटर की जो बार बार लोग कह रहे हैं, वेंटिलेटर सफिशिएंट नहीं था कि खाली वेंटिलेटर होता तो आप एकदम से वेंटिलेटर के ऊपर मरीज को डाल दो तो वो बच जाएगा। जी। अब आप ये देखिए कि मेरा ख्याल है अभी तो प्रेग्नेंट थी कुछ महीने की जी। अब इनकी मरीज की कंडीशन क्या थी? 3.5 ग्राम हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि आदमी का सांस लेना वैसे ही मुश्किल होता है 3.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पे जी। और ऑक्सीजन सेचुरेशन 35% कुछ भी नहीं होती है। 35% का मतलब है कि पेशेंट कभी भी दम तोड़ सकता है जी। ठीक है, तो बजाय मैं तो ये कहूंगा कि हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय और कमेंडेबल काम किया है कि एक लाइफ बचाई है। अच्छा सर, वहां पर एक वार्ड नंबर 13 का एक पार्षद था और उनका कहना यह था कि जो गायनी में जो डॉक्टरनी थी उन लोगों ने उनके साथ उस पेशेंट के साथ सही बर्ताव नहीं किया था। तो सर ये क्या मामला था? नहीं, अब आप ये देखिए कि पेशेंट तो उस हालत में था ही नहीं कि पेशेंट के साथ डॉक्टर सही बर्ताव नहीं करते।
जी क्योंकि जो पेशेंट गैस्पिंग में है, यानी कि जो पेशेंट लंबे लंबे सांस ले रहा है, जिंदगी की अपनी भाई लास्ट एफर्ट कर रहा है, जो उस कंडीशन में पेशेंट आ रहा है, तो उसके साथ आप सोच सकते हो कि कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ बदतमीजी करेगा। न, जैसे सोशल जो वीडियो में जो वो बताया जा रहा था सर, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ वो जो मुझे 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 उन बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती, और ये बेबुनियाद इल्जाम है। हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को मैनेज किया है, और अगर पेशेंट थोड़े से भी डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही होती तो वो पेशेंट बच नहीं पाती। जी। और अब एक यंग पेशेंट की लाइफ को हमने सेव किया है, और मैं अपनी टीम को इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ। इसमें सर ये जो ऑक्सीजन जो वहां देखा जा रहा था कि जो ऑक्सीजन की कोई जो आईसीयू क्यों नहीं है सर? बड़े हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी है, लेकिन आईसीयू नहीं है सर, ये क्या वजह है? नहीं, आईसीयू है। आईसीयू की जो स्ट्रक्चर है कुछ हद तक वो सिर्फ एक बिल्डिंग तो बनके तैयार है आईसीयू की, जी लेकिन अभी उसको स्टार्ट नहीं किया गया है, क्योंकि आईसीयू की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई। जी अब हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत पहले से ही, अभी जो मौजूदा हालात में हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट जो है जी वो भी नॉन फंक्शनल है। जी तो अभी भी हम अपनी रिक्वायरमेंट किसी तरीके से गुड़गांव से सिलेंडर सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन के, जी उनसे हम पेशेंट्स को, छोटे बच्चों को, उनको जैसे इमरजेंसी में है या निकू में जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बोर्न बेबीज, जी उनको भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई उस सिलेंडर के माध्यम से पूरी करवा पा रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट पिछले लगभग कहें तो मोर देन 1 ईयर से वो नॉन फंक्शनल है। बीच में हमने एफर्ट्स किए थे तो थोड़े दिन वो चला था, 15 दिन, जी उसके बाद उसमें फिर दिक्कत आ गई। और ये ऑक्सीजन प्लांट हमारी हॉस्पिटल की जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, यूं समझोगे उसकी बैकबोन है। जी और वैसे अगर हम ऑक्सीजन पे शुरू करते हैं उसको, तो ऑक्सीजन क्योंकि सिलेंडर बड़ा महंगा पड़ता है, यहाँ तो मिलती नहीं ऑक्सीजन, गुड़गांव से सप्लाई करनी पड़ती है। जी तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि भाई हम सारा का सारा बजट ऑक्सीजन की सप्लाई में ही खर्च कर दें। जी बट यह है कि हम अभी भी अपने स्तर पे मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन प्लांट के ना चलते हुए भी हमने ऑक्सीजन सप्लाई को अभी तक मेंटेन किया हुआ है किसी तरीके से, और वो हमारे सारे अपने पर्सनल एफर्ट्स के ऊपर किया हुआ है। सर एक आखिरी सवाल है सर, जी। ये आज मीडिया की टीम वहाँ ग्राउंड पे जो है हॉस्पिटल में पहुंची थी, और वहाँ पर कुछ महिलाएं थी जो रेबीज के टीका लगवाने के लिए आई थी, लेकिन उनको रेबीज के टीके वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, और बल्कि जब उनको कहा गया तो जो है टेटनस के टीके उनको लगा दिए गए, ताकि उनको जो है कि पता नहीं है वो उसी के चक्कर में जो है कि आगे रेबीज का नहीं लगवा पाते। सर आखिर ये क्या वजह है कि काफी बार जो यहाँ रेबीज के टीके जब इतनी बड़ी हॉस्पिटल में भी नहीं है, तो फिर ये सर कहाँ मिलेंगे? ये किसकी कमी इसको माना जा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले जून 2024 से वेयर हाउस हमारा गुड़गांव में है जी, जहां से हमारी सेंट्रल सप्लाई आती है सभी दवाइयों की और रेबीज इंजेक्शंस की। जी ठीक है। तो पिछले जून 2024 से लेकर के और अभी तक हमारे पास कोई सप्लाई वहां से नहीं आई है। जी बीच में हम अपने एफर्ट्स पे ही कुछ इंजेक्शंस मुहैया करा के और मरीजों को प्रोवाइड करा रहे थे, जी और अभी पीछे हमने डिमांड भी भेजी हुई है। लगभग हमने 9 दिसंबर को डिमांड भेजी है। उस समय हमारे पास लोकल परचेज में हमने कुछ इंजेक्शन अवेलेबल कराए थे, लगभग 400 डोज अवेलेबल कराई थी जी लेकिन वो क्योंकि एक लिमिटेड कोटा है और पेशेंट्स को कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसके अलावा मांडीखेड़ा में अवेलेबल था तो सबको पता था, ना कहीं पिनगुआ में, ना पुल्हाना में, ना जीरका में, ना ताउड़ू में, ना नूह में, कहीं भी नहीं था अवेलेबल। तो सिर्फ मांडीखेड़ा में हमने लोकल परचेज अपने लेवल पे करवा के और उसको थोड़ा सा पेशेंट्स की मुश्किलात को देखते हुए वो मंगवाए थे। लेकिन क्योंकि अब चारों तरफ से पेशेंट्स आ रहे थे तो जितना हम, अगर खाली मांडीखेड़ा की बात होती तो हो सकता है हम 4 महीने उसी में निकाल देते, हमारे 4 महीने निकल जाते जिस हिसाब से हमारे पास पेशेंट लोड आता है डॉग बाइट्स या एनिमल बाइट्स का। लेकिन पेशेंट्स क्योंकि चारों तरफ से आ रहे थे, हर सेंटर से हमारे पास आ रहे थे तो वो सप्लाई भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। और अब हमने 9 दिसंबर से, यानी कि इंजेक्शन तब तक हमारे पास अवेलेबल थे सप्लाई में जो हमने लोकल परचेज करवाए थे, तब से 9 दिसंबर से लेके
डिमांड दी हुई है। जी। और अभी लेटेस्ट जो मैंने पता किया है जी। वो ये कि सेंट्रल स्टोर में तो अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, हमारे जो सेंट्रल स्टोर है। जी। पर उन्होंने 1200 डोज का ऑर्डर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उम्मीद है कि वो ऑर्डर जल्दी ही आ जाएगा, जैसा मुझे पता लगा है। तो कब तक और ये कब तक का आइडिया है सर, कब तक आ सकता है, ताकि लोग जो है बड़े लोगों को बड़ी परेशानियां होती है आने में, ताकि उनको अगर पता रहे लगभग कब तक ये उपलब्ध हो सकता है? आप ये तो मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि जहां से ये सप्लाई मंगवाई जाती है वहां भी डिपेंड करता है कि जहां से हमने ऑर्डर दे रखा है वहां पे अवेलेबिलिटी कितने दिनों में हो पाएगी। जी। तो पर हमारी कोशिश है, हमने सीएमओ साहब को बार बार रिक्वेस्ट की है, और अब एक लेटेस्ट रिमाइंडर हम कल फिर सुबह डाल देंगे जी। कि भाई जितना जल्दी हो सके इसको मंगवाया जाए। तो हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी आ जाएगा उतना जल्दी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है बाकी अब पीछे से सप्लाई गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पलवल और हमारा रेवाड़ी और मेवात, ये 3-4 जिले की सप्लाई हमारा वहां पे तो सेंट्रल स्टोर गुड़गांव में ही है। जी। 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 तो वहीं से हमें सप्लाई मिलती है, दवाइयों की भी और इंजेक्शंस की भी। ठीक है तो सर। अब ये पिछले जून 2024 से बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी है। जी। और जब नॉन अवेलेबिलिटी किसी चीज की होती है तभी हम भी सक्षम हैं कि भाई कहीं से कोई बाहर से मुहैया कराई जाए। जी। 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 लेकिन इसके लिए हमारी भी अपनी एक लिमिटेशन है कि हम भी ये नहीं है कि भाई एकदम से थोक में 5000 रोज खरीद दो आप। जी। ठीक है सर। उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी हम कह सकते हैं कि विद इन अ वीक और सो जी। अवेलेबल हो जाने चाहिए इंजेक्शन, ऐसी है सर। उम्मीद करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू।